सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बेलगाम वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनलों पर काफी फिक्र जताते हुए एक टिप्पणी की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने तबलीगी जमात और कोरोना संक्रमण मामले में जमीयत उलेमाए हिंद की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये कहा है कि जो यूट्यूब चैनल हैं या जो वेब पोर्टल हैं उनके ऊपर किसी तरह की अभी कोई उनको नियमित करने का कोई साधन नहीं है। इस दौरान कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वेब पोर्टल यूट्यूब चैनलों पर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि वेब पोर्टल पर कोई नियंत्रण नहीं है, वो जो चाहें चलाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। वो संस्थाओं के खिलाफ बहुत बुरा लिखते हैं, खबरों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है, इससे देश का नाम खराब होता है। यूट्यूब पर 1 मिनट के अंदर बहुत कुछ दिखा दिया जाता है। सवाल यह है, क्या सरकार के पास निपटने का कोई तंत्र है? इससे निपटने का क्या कोई तंत्र है? वेब पोर्टल के लिए कुछ करना होगा। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सोशल कमेंटेटर रविकांत जी। रविकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुनी और चीफ मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने ये जो सुनवाई कर रहे थे वो तबलीगी जमात के मामले में, मतलब ये पिछले साल जब कोरोना फैला था तो हम सबको याद है कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था, जिस तरह की खबरें चली हर तरफ, कि जो भी कोरोना संक्रमण फैला है वो इसी वजह से, क्योंकि तबलीगी जमात वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे और वो लोग उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में फैल गए और इससे कोरोना का संक्रमण हुआ। लेकिन बाद में मामला कुछ और सामने आया और इसी के ऊपर एक पिटीशन दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान ये कमेंट आया है कि ऐसी ये चीजें बड़ी खतरनाक हो रही हैं और किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। आपको याद होगा इस तरह के काफी मामले हुए हैं जिनसे खबरें फौरन जब आ जाती हैं सोशल मीडिया पे तो उससे काफी नुकसान होता है। जी, निश्चित तौर पर जस्टिस रमन्ना की जो टिप्पणी है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, वो सोशल मीडिया का ही नहीं, उन्होंने मीडिया पर भी सवाल खड़ा किया है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जिस तरीके से तमाम घटनाओं को सांप्रदायिक रंग दे रहा है। और उसमें उदाहरण था तबलीगी जमात का, और तबलीगी जमात में 9,000 लोग जो भारत ही नहीं भारत के बाहर के कई देशों के जमा हुए थे और कोरोना का संक्रमण जिस समय फैला उस समय वो वहां पर मौजूद थे, दिल्ली में मौजूद थे, मरकज में। लेकिन उसके बाद जो संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका थी, जो डर थी, उस डर के मद्देनजर सोशल मीडिया पर एक पूरा तंत्र काम कर रहा था, जिसने इस बात को प्रचारित किया है, दुष्प्रचारित किया कि तबलीगी जमात के कारण पूरे देश में कोरोना का संक्रमण हो रहा है। लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। उसमें कुछ हो सकता है कि कुछ लोग विभिन्न स्थानों पर गए हों और संक्रमण हुआ हो, निश्चित तौर पर हुआ होगा, लेकिन कोरोना के संक्रमण का कोई ये कारण नहीं था। बहुत सारे कारण थे, जिसमें जो एयरपोर्ट पर लोग आ रहे थे, दुनिया के तमाम देशों से आ रहे थे, वहां पर कोई जांच पड़ताल नहीं थी, इस तरह की भी खबरें आई। तो एक तरह का झूठ फैलाना और उसे सांप्रदायिक रंग देना, और मैं समझता हूं कि ये केवल इस दौरान नहीं हुआ है। जस्टिस रमन्ना की टिप्पणी इस समय आई है जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिकता के प्रचार प्रसार का जो पूरा काम है वो बहुत बेलगाम तरीके से पिछले 1 दशक में चल रहा है और वो लगातार बढ़ रहा है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि सच्चाई ये है कि ये बहुत सुनियोजित तरीके से काम हो रहा है। दरअसल जो असली खबरें हैं, चाहे उसमें किसानों का मुद्दा हो, दलितों के उत्पीड़न का मुद्दा हो, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा हो, या कोरोना के संक्रमण का मुद्दा, और सरकार जिस तरीके से उस पर असफल हुई है, चाहे लॉकडाउन के बाद जो मजदूर लौट रहे थे, सड़कों पर पैदल चल रहे थे, इन तमाम मुद्दों को एक तरह से दरकिनार करके और लोगों के मन में उस सांप्रदायिकता को पेश करना और कोरोना संक्रमण का केवल एक कारण बता देना, माने जो लगातार हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की एक तरह से खाई चौड़ी की जा रही है, जी आपने हिस्सा वो दिखाई दे रहा था। आपने सही कहा कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, ये मीडिया पे भी टिप्पणी है। फर्क सिर्फ इतना है कि मीडिया के लिए कायदे कानून हैं जिसके तहत उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, और जो चीफ जस्टिस रमन्ना ने
फिक्र जताई है वो ये कि जो सोशल मीडिया है वो बेलगाम है। और यहां पर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह, जैसे यूट्यूब चैनल है, आप 60 सेकंड में उसमें क्या दिखा देते हैं और क्या संदेश देते हैं, फिर वो इतना वायरल होता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। या जो उन्होंने बात कही है कि संस्थाओं पर टिप्पणी है, मर्यादाओं को न देखते हुए किसी भी तरह की टिप्पणी करते हैं, तो जो वेब पोर्टल्स हैं और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक है, चाहे यूट्यूब है, इसको लेकर उन्होंने फिक्र जताई है। उसके लिए जो सवाल है कि ये अहम होगा देखना कि किस तरह इसे नियंत्रित किया जा सकता है, कंटेंट जो है इसका, क्योंकि ये बहुत पहले से भी बहस चल रही है। और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म ये कहते रहे कि हम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, हम कंटेंट प्रोवाइडर नहीं है, इसलिए वो किसी भी तरह की कार्रवाई से बचते रहे हैं, तो इसलिए ये खतरनाक ज्यादा हो जाता है। निश्चित तौर पर। और ये जो चिंता है खास करके वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल्स की और सोशल मीडिया की, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की, इधर इन तमाम माध्यमों पर बहुत सारे ग्रुप्स ने ये काम किया है, या व्हाट्सएप ग्रुप पर जिस तरीके से खबरें प्रसारित की जा रही, भारत के पूरे इतिहास को बदलने, बिगाड़ने, उसको विरूपित करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे ऐसे फेक न्यूज आ रही है कि आपको आश्चर्य होगा। और इसीलिए बहुत सारे माध्यम ऐसे भी हैं, जैसे ऑल्ट न्यूज है, जो लगातार खबरों की पड़ताल करते हैं। विभिन्न चैनल भी हैं, चाहे एनडीटीवी हो या दूसरे और चैनल हो, वो लगातार उन फेक न्यूज की पड़ताल करते हैं। लेकिन जब तक वो पड़ताल करते हैं तब तक वो फेक न्यूज जनमानस तक पहुंच जाती है और लोगों के मन में वो विकृतियां उस तरह की पैदा हो रही है। दरअसल जो सोशल मीडिया है या जो दूरसंचार के विभिन्न माध्यम है, वो लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए है, और इसका एक लाभ हुआ है। लेकिन नहीं, बिल्कुल उसका लाभ हुआ है। और जब कह रहे हैं आपकी उसका नुकसान काफी ये है कि एक तो रीच बहुत ज्यादा है, और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म की रीच बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से उसके ऊपर खबरें फैलती हैं। तो हमारे साथ कनुप्रिया जी भी जुड़ रही हैं। कनुप्रिया गोयल सोशल मीडिया क्रिटिक हैं। आप कैसे देखती हैं आज की इस टिप्पणी को? चीफ जस्टिस रमन्ना ने जो टिप्पणी की है कि खास करके जो वेब पोर्टल्स और सोशल मीडिया बेलगाम है, उन पे ऊपर ये सवाल उठता है कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सांप्रदायिक तरीके से खबरों को पेश किया जा रहा है। ये मीडिया पे भी टिप्पणी है, पर चूंकि नियंत्रण कम है वेब पोर्टल्स पे, तो वहां पे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। माननीय सीबीआई की जो चिंता है वो सही है, और इसको रेगुलेट करने का जरूर कोई ना कोई तरीका निकाला जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जब भी कोई नया कानून बनता है जो रेगुलेट करने के लिए बनता है, तो डिपेंड इस पे करता है कि आपके सरकार में कौन है, सत्ता में कौन है। क्योंकि कानूनों के दुरुपयोग की चिंता भी रहती है कि कल को आपने कानून तो बनाए सांप्रदायिकता को कम करने के लिए, और फिर वो कानून जो है वो उस तरह के लोगों को टारगेट करने में यूज आने लग जाए जो कि दरअसल उसके विरोध में लिख रहे होते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि जो कई सारे जो दंगों के लिए लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं, जिन कानूनों के अंतर्गत वो पकड़े गए हैं, दरअसल वो चीज उन्होंने की ही नहीं। जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग थे वो कनुप्रिया जी, आप कह रही हैं कि ये एक मुश्किल समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि अगर कानून नहीं है तो समस्या है, किसी तरह से नियंत्रित किया जाए तो जो सरकारें हैं, जो संस्थाएं हैं, वो इसका इस्तेमाल कैसे करती हैं, उनके खिलाफ कुछ भी लिखा जाएगा तो कार्रवाई करती हैं, करेंगी वो, जैसा कि अक्सर देखा गया है। तो क्या इसका आपको लगता है कि रास्ता निकल सकता है? क्योंकि अनियंत्रित अगर चीजें हैं या सांप्रदायिकता अगर फैल रही है या नजर इस तरीके से खबरों को पेश किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या? हाँ जी, इसमें मुझे पहले ये लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि प्रिंट और टेलीविजन के पास ऑलरेडी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, तो वहां पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता वहां पे होती है जहां पर इस तरह के वेब पोर्टल्स या इस तरह की चीजें। पर मुझे लगता है कि पहले जहां रेगुलेटरी बॉडीज हैं वहां पर इतना ज्यादा इस सब का जो है वो मानना हो रही है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन हो, तो बेसिकली खबरें वहीं से आती हैं। जो सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं वो वहीं से आती हैं, अनलेस कि आईटी बॉडीज, जो स्पेशली जो सत्ताओं की आईटी बॉडीज है, वो खुद कोई खबर प्लांट ना करें। तो मुझे लगता है कि पहले जो जिस चीज को ये कह के अवॉइड किया गया है कि वहां पर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वहां पर पहले कंट्रोल की जरूरत है कि वहां पर इस तरह की चीजें जो टीवी के अंदर आराम से आ जाती हैं, जो प्रिंट मीडिया में आराम से आ जाती हैं, और उसके फिर
उसका बाद के अंदर उसका वो किया जाता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है। तो जहां रेगुलेटरी बॉडीज हैं वहां पर ही ये काम नहीं हो रहा है, तो आप जो है वो दूसरी जगह पर यदि इस तरह के रूल्स आते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा उन लोगों के खिलाफ जाएंगे जो कि अपनी आवाजें इन सब के खिलाफ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपसे आखिरी टिप्पणी, जैसा कनुप्रिया गोयल कह रही हैं, एक वाजिब चिंता है कि अगर रूल्स और आते हैं तो लोगों के खिलाफ जाएंगे जो संस्थाओं के खिलाफ या जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करती हैं। और टेलीविजन के लिए और जो मीडिया है मेन स्ट्रीम, उसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज पहले से हैं, तो वहां पर पहले से ही उसके बावजूद खबरें किस तरह से पेश की जा रही हैं। अगर आप तबलीगी जमात और कोरोना के संक्रमण के मामले को ही देख लें तो जब वहां पे किसी तरह का रेगुलेशन नहीं हो रहा है तो इसलिए ये शक है कि नए कानून बनाने से होगा क्या। तो वैसे में जिस तरह से खबरें पेश की जाती हैं, क्या लगता है आपको कि मीडिया जो इतना अगर एक सांप्रदायिक रंग देकर उसे पेश करता है तो हमेशा ये तर्क सामने आता है कि लोग ये देख रहे हैं, लोग ये पसंद कर रहे हैं, उनकी रेटिंग्स आती हैं, इसलिए वो इस तरह से देते हैं। तो ये एक अजीब सा चक्र है। इसमें प्रधानमंत्री जी की संसद में की गई टिप्पणी के ऊपर आपको उन्होंने कहा था कि जब हमें कोई चीज, सही चीज हमें जब कोई चीज लागू करनी होती है तो वो लोगों की तरफ से डिमांड नहीं आती है, हम खुद उसे लागू करते हैं। और ये कहते हुए उन्होंने कृषि समस्याओं के ऊपर अपना ये कानून बनाया। मुझे लगता है कि ये चिंता सुप्रीम कोर्ट साहब को खुद को नजर आती होगी कि ये लोगों की तरफ से नहीं आ रहा है, ये रेगुलेशन जो है वो खुद ऊपर से आनी चाहिए कि इस तरह की चीजें प्रिंट में और मीडिया में नहीं आनी चाहिए, जो कि लोगों का दिमाग, क्योंकि अभी भी सोशल मीडिया और मोबाइल तक लोगों की सीमित पहुंच है, जितनी ज्यादा पहुंच टेलीविजन और दूसरे मीडिया के अंदर के थ्रू है। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज जहां पर हैं पहले वहां पर उसे कंट्रोल किया। बिल्कुल। रविकांत जी, आपका कमेंट। देखिए, सिर्फ सांप्रदायिक रंग ही नहीं बल्कि जातिगत टिप्पणियां, जातिगत कमेंट्री, स्त्रियों के खिलाफ अभद्रताएं और इसके अलावा इतिहास को विरूपित करने की साजिश, वहां से लेकर के जो वीडियोज सामने आते हैं, कहीं मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है, कहीं किसी रिक्शे वाले को प्रताड़ित किया जा रहा है या किसी और व्यक्ति को मारा जा रहा है, उस तरह के वीडियोज भी इन तमाम यूट्यूब चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाते हैं। और इनका एक बड़ा अनकहा सा उद्देश्य होता है कि लोगों के मन में भय पैदा करना, लोग बोलना बंद कर दें, जो नागरिक अधिकार हैं उनको लेकर के चुप्पी हो जाए। तो ये जो कोशिश है लगातार कि एक तरफ तो तमाम विकृतियों को पैदा करना, दूसरी तरफ जो लोग जागरूक हैं, जो चेतना संपन्न लोग हैं, जो इतिहास को और वर्तमान को समझते हैं, वो जो विरोध करते हैं, चाहे वो सत्ता की संस्कृति हो या किसी भी किस्म की सत्ता हो, उसको जब वो क्रिटिसाइज करते हैं तो उन आवाजों को खामोश कर दिया जाए। जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके मन में एक भय पैदा कर दिया जाए। और ये हम लोगों ने देखा कि आंदोलनों को किस तरीके से, जैसे किसान आंदोलन को कहा गया ये इसमें खालिस्तानी लोग शामिल हैं, तबलीगी जमात में वो आतंकवादी शामिल हैं। तो ये लगातार जो हो रहा है उससे जो हमारा अर्जित लोकतंत्र है, जो निर्मित हो रहा निरंतर भारत का लोकतंत्र है, वो उसकी आत्मा तार-तार होती है। हम संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। ये जी, खास करके सोशल मीडिया के लिए जो कानून की बात होती है वो बहुत दो धारी तलवार भी है कि कानून हद से ज्यादा अगर बनते हैं नियंत्रण के तो किस तरह का असर होगा, किस तरह से जो आजादी है वो खत्म होती है, और अगर नहीं है तो क्या ये वेब पोर्टल्स और सोशल मीडिया जो है वो बिल्कुल बेलगाम है और वो भी एक तरह का खतरा पैदा करता है। तो इसके ऊपर काफी चिंतन की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।